हम जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई का नारा। नमस्कार, जानने के हक में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और अब दिल्ली की बारी है। जी हां, देश तैयार हो रहा है दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने, भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। एक दूसरे पर जमकर हमले हो रहे हैं और दिल्ली के मुद्दे जो है तय हो रहे हैं। और जाहिर तौर पर अब ये एक पूरा अगला एक महीना दिल्ली चुनाव से जुड़ा रहेगा। दिल्ली चुनाव की खूब जमकर बातें होंगी। लेकिन आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली चुनाव के सिलसिले में, आज हम मुद्दा ये उठा रहे हैं आरटीआई का बढ़ता हुआ दायरा, कि कैसे सूचना का अधिकार कानून, आरटीआई कानून चुनावों तक पहुंच गया है और दिल्ली चुनावों तक पहुंच गया है। जी हां, अब इसलिए हम क्योंकि आरटीआई की बात कर रहे हैं और दिल्ली चुनाव की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले कि हम आपको बताएं कि दरअसल आज हम किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को, खास करके जो दिल्ली में चुनाव लड़ रही हैं और राजनीतिक पार्टियां और तमाम नेताओं को सावधान कर देना चाहते हैं कि चुनावों में झूठ कतई ना बोलें, चुनावों में झूठे वायदे ना करें, क्योंकि अब देश की आम जनता के पास एक झूठ पकड़ने की मशीन है जिसको नाम दिया गया है आरटीआई, यानी सूचना का अधिकार कानून। दिल्ली चुनाव की जब हम बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कई दावों के ऊपर सवाल उठाए हैं बीजेपी ने, ये कहते हुए कि ये दावे गलत हैं, ये दावे झूठे हैं। और करीब करीब बीजेपी ने दावा किया है कि उसने आम आदमी पार्टी के 300 झूठ पकड़े हैं और आरटीआई से जो सच है वो हम सामने लाएं। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे। इससे पहले कि इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, देखते हैं कि दरअसल ये झूठ कैसे हैं, कौन से हैं, क्या दावा है बीजेपी का और आम आदमी पार्टी दरअसल क्या कर रही है। देखते हैं इस रिपोर्ट में। सतीश जी, आम आदमी पार्टी का कहना है कि कोई वैट का छापा नहीं पड़ा, आप क्या कहते हैं? ये एक्चुअली पूरी तरह से झूठ है और सफ़ेद झूठ है और उन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर ये होर्डिंग भी लगाए हैं। हमने आरटीआई से ये एक्सपोज किया है कि आरटीआई के अंदर हमने पूछा है कि कितने उनके टेन्योर में कितनी रेट्स उनके यहाँ हुई। पहले 15 दिन के अंदर उन्होंने 51 रेट की हैं और अगले 30 दिन के अंदर 400% का इंक्रीज़ करके 100 रेट्स उन्होंने 49 दिन में की हैं, लगभग 151 रेट। और इसको मोटा मोटा माने तो हर 2-3 घंटे के अंदर उन्होंने एक रेट की है। ये उनका जो दावा है वो पूरी तरह से गलत है और सफ़ेद झूठ है। आपने क्या ये आरटीआई के द्वारा ये दस्तावेज उपलब्ध कराए हैं या कैसे? बिल्कुल, हमने आरटीआई से ये पूरे जवाब जब मांगा तो आरटीआई से उन्होंने हमको बताया कि किस तरीके से उन्होंने इसमें झूठ बोला है और आरटीआई में इसका पूरा हमारे पास ब्यौरा है, इसका पूरे कागज़ हम आपको दे सकते हैं। और आरटीआई ने कहा है कि इन्होंने 151 रेट 49 दिन में की है। क्या लगता है कि ये जो दावों की लंबी फहरिस्त है, उनकी एक सूची उन्होंने तैयार की है कि 49 दिनों में हमने ये काम किया, हमने ये काम किया, ये पूरी जो फहरिस्त है, ये पूरे फहरिस्त को आप खारिज करते हैं? देखिए, ये इनकी जो पूरी की पूरी चीज़ें हैं सारी झूठ पर बुनियाद पर इनकी टिकी हुई हैं, इसमें कुछ भी सच नहीं है। उन्होंने इतना ये भी कहा कि साथ साथ 151 रेट्स जो हुई हैं और उन्होंने कहा कि उन्होंने 1000 करोड़ रुपए या 566 करोड़ रुपए उन्होंने कलेक्ट किया है, ये भी उनका झूठ है। फिर वो 49 डेज़ की बात करते हैं, या तो वो क्वार्टर की बात करें, क्वार्टर में अगर पैसा इकट्ठा होता है तो उन्होंने 49 डेज़ में केवल 2033 करोड़ रुपए इकट्ठा किया है। ये भी उन्होंने जनता से झूठ बताया और व्यापारियों से झूठ बोला है। तो क्या ये जो आरटीआई के द्वारा जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं, इसको आप चुनाव में मुद्दा बनाएंगे, इसे जनता के बीच आप ले जाएंगे? आरटीआई की जो कॉपी है निश्चित रूप से जनता के बीच में लेकर के जाएंगे। जनता के सामने व्यापारियों को गुमराह करना, दिल्ली की जनता को गुमराह करना, लोगों को गुमराह करना, लोगों से झूठ बोलना, उसके लिए बाहर एडवर्टाइजमेंट लगा देना कि हमने एक भी रेड नहीं की है, ये जवाब उनको देना चाहिए। और उन्होंने खाली रेड की बात नहीं की, उन्होंने कहा कि ये रेड हमने लिकर वालों पर की हैं अपने आप को सेव करने के लिए। उन्होंने कहा कि ये रेड्स हमने खाली पेट्रोल पंप पर की हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ज्वेलर्स पर रेड हुई है, स्टेशनर पर रेड हुई है, आईटी पर रेड हुई हैं, तमाम तरह के छोटे व्यापारियों पर इस पर रेड हुई हैं। तो उन्होंने लगातार जनता को गुमराह किया है और दिल्ली के व्यापारियों को भी गुमराह किया है। बहुत शुक्रिया। सतीश उपाध्याय जो दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि अरविंद केजरीवाल के पास झूठ का पुलिंदा है और इन दस्तावेजों के आधार पर वो ये प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने अब तक जो दावे किए हैं वो दावे झूठ के पुलिंदा हैं और ये चुनाव में इस आरटीआई की कॉपी को लेकर वो इसको मुद्दा भी बनाएंगे और जनता को ये बताने का काम करेंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी ने जनता को धोखा देने का काम किया है।
दिल्ली का चुनावी माहौल गरमाने लगा है। हालांकि राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव में सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन लगता है कि दिल्ली के चुनावों में कोई भी पार्टी जनता से अब झूठ बोलकर या गलत दावा करके जनता को बेवकूफ नहीं बना पाएगी, क्योंकि लगभग सभी पार्टियों ने सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल कर विरोधी पार्टियों के दावों की पोल खोलनी शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी ने जब पोस्टर और बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर व्यापारियों को लुभाने की कोशिश की कि दिल्ली में 49 दिनों की सरकार में वैट को लेकर कोई छापे नहीं पड़ा, तो भाजपा ने दावा ठोका कि आम आदमी पार्टी झूठ बोल रही है। भाजपा ने आरटीआई लगाकर सूचना निकलवाई, जिससे पता चला कि अरविंद केजरीवाल के 49 दिनों की शासन में 150 छापे पड़े। सवाल उठता है कि क्या इस बार के दिल्ली चुनाव में आरटीआई प्रमुख भूमिका निभाने वाली है। हालांकि पिछले दिनों जब केंद्रीय सूचना आयोग ने राजनीतिक दलों के आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला सुनाया था, तब लगभग सभी पार्टियां आयोग के इस फैसले के खिलाफ एकजुट हो गई। यानी देश की बड़ी पार्टियां आरटीआई का इस्तेमाल धड़ल्ले से एक दूसरे के खिलाफ सूचनाएं निकालने के लिए तो कर रही हैं, लेकिन खुद आरटीआई के दायरे में आने से बच रही है। 1000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना आज किसी भी पार्टी के बूते की बात नहीं है, जब तक कि इसके पीछे काले धन की ताकत न हो, और वो काला धन फिर सफ़ेद हो जाता है। सूचना के अधिकार से बचना उन पार्टियों के लिए ज़रूरी है जिनके की आय के स्रोत गलत हैं और गंदे हैं। बाकी अगर पवित्र है, जनता का पैसा है, तो जनता को बता देने में क्या दिक्कत है? आपका ही है, आपको बता दिया। राजनीतिक दलों द्वारा आरटीआई का इस्तेमाल देश के आम लोगों के और वोटर के हक में है, क्योंकि इससे न सिर्फ मतदाता सच और झूठ का भेद कर पाएंगे, बल्कि उनके लिए उम्मीदवार का चयन करना भी आसान हो जाएगा और इससे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। दिल्ली में चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। जाहिर सी बात है कि नेता अपनी अपनी डफली लिए जनता के बीच में राग अलापना शुरू कर दिया है। लेकिन देखने वाली बात है कि इस चुनाव में, दिल्ली के चुनाव में सूचना के अधिकार कानून की क्या भूमिका होने वाली है, क्योंकि सभी बड़ी पार्टियां और जो नेता हैं वो सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करके एक दूसरे के खिलाफ सूचना इकट्ठा किए हैं और बता रहे हैं कि समय आने पर लोगों के बीच में इसे ले जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ देश की जो 6 बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं वो सूचना के अधिकार कानून के दायरे में आना नहीं चाहती। यही नहीं, सीआईसी के आदेश का धज्जियां उड़ा रहे हैं और कोर्ट में इसे चुनौती भी नहीं दे रहे हैं, और ना ही वो अपने पार्टी में पीआईओ नियुक्त कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरामैन जगपाल सिंह के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज़। तो ये थी हमारी रिपोर्ट, और इस पर चर्चा करने के लिए, आज इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आलोक शर्मा जी। आलोक शर्मा जी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हमारे साथ अश्विनी उपाध्याय जी। अश्विनी उपाध्याय जी दिल्ली भाजपा के प्रवक्ता हैं, और कुछ ही देर में हमारे साथ आम आदमी पार्टी के स्पोक्स पर्सन वो भी जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आलोक जी और अश्विनी उपाध्याय जी, आप दोनों से जानना चाह रहा हूँ कि बीजेपी आरटीआई का इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस ये दावा करती रही है कि वो आरटीआई को लेकर आई है। इससे पहले कि मैं जो हमने रिपोर्ट दिखाई और उससे जुड़े मुद्दों पर आऊं, मैं ये बात जरूर उठाना चाहता हूं कि पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ आरटीआई का इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि खुद पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में आने के लिए अब तक तैयार नहीं है। बार बार ये बात आई, बार बार सूचना आयोग में मामला गया, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इससे कतरा रही हैं। आलोक जी आपसे शुरू करें। अशोक जी, मैं आपकी इस वाक्य से थोड़ा सा असहमत हूँ। आज भी तमाम जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, वो सूचना के अधिकार के दायरे में आते हैं। आप देखिए कि क्या कोई कैंडिडेट जितना खर्च करता है पैसा, उसका वो सूचना के अधिकार में नहीं है। उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसकी लायबिलिटीज़, उसकी बैंक लायबिलिटीज़, उसके लोन्स, क्या सब सूचना के अधिकार में नहीं है? क्या जो पार्टियाँ अपना एनुअल रिटर्न इलेक्शन कमीशन के यहाँ फाइल करती हैं और इनकम टैक्स रिटर्न जो फाइल करती हैं, क्या वो सूचना के अधिकार में नहीं
नहीं है। मैं समझता हूँ लगभग 90% जो चीज़ें हैं वो तो सूचना के अधिकार में ऑलरेडी आती ही हैं। तो मैं कहीं ना कहीं आपकी इस बात से थोड़ा सा मतभेद रखता हूँ। बात फंडिंग की आ जाती है। देखिए, फंडिंग की जहाँ तक बात है, फंडिंग में कई बार पहले भी आपके चैनल पर भी आपके साथ हमने डिस्कशन किया है कि 20,000 से ऊपर की तमाम फंडिंग्स के बारे में तमाम राजनीतिक दल उसको डिस्क्लोज करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं, प्रैक्टिकल कुछ समस्याएं आती हैं, उनका भी तमाम आपके चैनल के ऊपर बैठकर तमाम बार उसके बारे में भी चर्चाएं हुई हैं। उसके बाद जब इनकम टैक्स रिटर्न जाता है तब भी सारा बताया जाता है, क्योंकि मेंबरशिप का रिकॉर्ड रखना 2 रुपए का 5 रुपए का थोड़ा सा मुश्किल रहता है। साथ के साथ कुछ लोग ऐसा भी करना चाहते हैं कि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से ओपनली नहीं जुड़ना चाहते हैं। एक मैं आंकड़ा देता हूं, क्योंकि यहाँ पर जो बात हुई, आलोक भाई ने जो सब बात की, उन्होंने कहा पॉलिटिकल पार्टियों के चंदे की जो बात की, जो एडीआर है जो डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स पे काम करती है, इलेक्शंस पे काम करती है, उसने आरटीआई से जानकारी जो जुटाई, उसके अनुसार 2013 और 14 का जो आंकड़ा है वो ये है कि जो पॉलिटिकल पार्टियों को, बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा मिला, उसमें से 90% चंदा करोड़पतियों ने और बिजनेस हाउसेज ने दिया है। ये आंकड़ा देश के सामने जो है वो जरूर आरटीआई से सामने आया है। लेकिन अश्विनी जी, आप क्या कहेंगे? दिल्ली में आप दावा कर रहे हैं कि आपने 300 झूठ पकड़े हैं आम आदमी पार्टी के, और वैट को लेकर के खास करके आम आदमी पार्टी का जो दावा है कि उसने 49 दिन में वैट की एक भी छापा नहीं मारा, वो दावा जो है वो झूठा साबित होता है आपके जो आपने आरटीआई लगाई। लेकिन मैं आपसे भी यही सवाल पूछना चाहता हूं कि इससे पहले मैं इस मुद्दे पर आऊं कि बीजेपी भी आरटीआई के तहत आने के लिए कहीं ना कहीं तैयार नहीं दिखती। जो अभी आलोक भाई ने बताया, बिल्कुल ठीक बताया कि 90% के आसपास चीज़ें आपके आरटीआई के दायरे में आती हैं। उसमें प्रत्याशियों के क्वालिफिकेशन से लेके उनका सब कुछ डिटेल भी आ जाता है। और एक व्यवहारिक जो बात अभी बताई वो वही मैं दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में दिक्कत आती है कि जैसे आप फुटकर रुपए में आप कितने लोगों का कर पाओगे। दूसरा, एक ये समस्या रहती है सामने वाले को भी कि अगर वो अपना नाम नहीं डिस्क्लोज करना चाहता, उसको किसी भी कारण से, बहुत सारे लोग तो वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन वैसे ही वो अपने आप को हमेशा नॉन पॉलिटिकल बनना चाहते हैं। उनको लगता है अगर मैं ओपनली दे दूंगा तो लोग कहेंगे ये इस पार्टी से जुड़ा है, इस पार्टी से जुड़ा है। उन सब दिक्कतों को लेके कहीं ना कहीं इतना, और लेकिन फिर भी आपको चाहिए, किसी आम जनता को चाहिए तो बाकायदा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ आरटीआई लगा के उन चीज़ों को ले सकता है। अब जहाँ तक आपने दिल्ली की बात कही, तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी लगातार झूठ बोल रही है, एक के बाद एक झूठ बोल रही है। पिछला इलेक्शन उन्होंने झूठ के दम पे जीत लिया, अब दोबारा वो गुमराह ना हो तो इसके लिए आरटीआई का हमने भी उपयोग किया, और कोई भी उपयोग कर सकता है, कोई भी। आप ये देखो 18 मुद्दों पे जो सरकार बनी थी पिछली जी, उन 18 मुद्दों पे इन्होंने कुछ भी नहीं किया। आप चाहे पानी का मामला हो, आप आरटीआई कोई भी आम जनता लगा दे, अगर इन्होंने 1 मीटर भी पाइप कहीं बिछाई हो जी, महिला सुरक्षा की बात हो, आप आरटीआई से पता कर सकते हैं कि इन्होंने एक भी इनिशिएटिव नहीं लिया। आपने आरटीआई का सहारा क्यों लिया? जब आपने ये आरटीआई का ख्याल क्यों आया कि आरटीआई से सारी चीजें निकाले जाएं चुनाव के दम में? क्योंकि आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतीश उपाध्याय जी, हालांकि उन्होंने कुछ खुलासे किए, लेकिन वो कह रहे हैं वक्त आने पे एक एक करके खुलासे करेंगे, और 300 से ज्यादा इंफॉर्मेशन उनके पास है, जो कि जिससे कि आप आम आदमी पार्टी का झूठ पकड़ने का दावा करते हैं। लेकिन सवाल है कि आरटीआई का सहारा क्यों लिया आपने? आरटीआई का सहारा, देखिए, सबसे आज की डेट में ऑथेंटिकेटेड जो सबसे प्रमाणित डाटा है वो आपको आरटीआई के थ्रू मिलता है। अगर हम मुज़बानी बात करें तो फिर हमारे और आम आदमी पार्टी में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। उनका तो आरोप लगाना, भागना उनका एक तरीका है, वही इसी एजेंडे पे काम भी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि अगर कोई चीज़ है उसको तथ्यों के आधार पर रखा जाए, ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए हमने जो इनकी झूठ पकड़ी है, चाहे वो वैट को लेकर हो, चाहे छापामारी को लेकर है, जिन जिन विषयों पे पकड़ी है, चाहे वो पानी के मामले में, चाहे बिजली के मामले में, तो आरटीआई के थ्रू आपको एक प्रमाणित मिलता है, एक प्रामाणिक आपके पास डाटा आ जाता है, जिसके थ्रू हम ये कह सकते हैं कि नहीं, ये नहीं है। अब उसमें बाकायदा प्रूफ है, इसलिए हमने इनकी सारी झूठ जनता के सामने रखी। कम से कम दोबारा दिल्ली की जनता को गुमराह न कर पाए, दिल्ली की जनता को अपने मायाजाल में न फंसा पाए, इसलिए बहुत जरूरत है दिल्ली की जनता को समझने की, इनका असली चेहरा देखने की कि एक्चुअल में ये कौन लोग हैं। और कल तो शीला दीक्षित ने बोल भी दिया, शीला दीक्षित जी ने, कि भाई अगर हम बहुमत नहीं बनेगा तो हम दोबारा आम आदमी पार्टी को फिर से सरकार बनवा देंगे। जो बड़ी बात अभी आपने कही, आलोक भाई ये कह रहे हैं कि भाई आपकी बी टीम है, और कहीं ना कहीं जो है शीला दीक्षित का बयान एक बार फिर ये लगता है कि आप इस झूठ के साथ खड़े हैं। अगर आप जैसे ही कह रहे हैं कि झूठी पार्टी, देखिए बीजेपी, भाई झूठी पार्टी को सहयोग करने वालों को क्या कहेंगे? सुन लीजिए बात, ये इनका दावा है। मैंने नहीं, देखिए झूठी पार्टी थी वो। अब मैं और आगे बढ़ूंगा तो व्यक्तिगत आरोप हो जाएगा। आप तो तब वहीं झूठ बोलने में शामिल थे, लेकिन मैं उस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं केवल ये कहना चाहता हूं, हमें पता था वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय दलों को दोनों को चिट्ठियां लिखी कि हमें आप समर्थन दीजिए। ये 16 मुद्दे जो थे उनके ऊपर हमने उनको समर्थन दिया। हमने कभी पार्टी केजरीवाल को समर्थन नहीं दिया। हमें पता था झूठ बोल रहे हैं। अगर हम एक्सपोज नहीं करते, उनको
बताते नहीं कि आप झूठ बोल रहे हैं, देश की जनता को ये नहीं पता चलता, तो शायद आज अश्वनी भाई भी यहाँ पर बैठकर स्टूडियो में नहीं कह पाते कि वो झूठ बोल रहे थे। आपके कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को एक्सपोज करने के लिए, केवल एक्सपोज करने के लिए, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं आज आपकी आपको। पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी अभी कह रही हैं कि शीला वो दीक्षित एक बार फिर से आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार है कांग्रेस। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हम आम आदमी पार्टी को सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा हम कम्युनल जो फोर्सेस हैं उनके साथ नहीं जा सकते हैं, बहुत स्पष्ट कहा उन्होंने। दूसरी बात, उनका वो व्यक्तिगत बयान है, अभी शायद वो पार्टी की प्राइमरी मेंबर भी अभी नहीं है। मैं समझता हूं आज वो विषय नहीं है कि इसने क्या कहा। आज विषय है कि बीजेपी की जो 8 महीने से केंद्र में सरकार बैठी है, जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से दोनों तरह से दिल्ली में अपना शासन चला रही है, आपने पिछले 8 महीने में क्या किया है? क्या महिला सुरक्षा के ऊपर जो आपने दावे किए थे बड़े बड़े, आज नेशनल ब्यूरो ऑफ क्राइम रिकॉर्ड्स कह रहा है कि 4 रेप से ज्यादा पर डे हो रहे हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि 85% क्राइम में का ग्राफ बढ़ गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या केवल मोदी जी के वहां पर दर्शन कर लेने से टीवी कैमरास पर और चैनल्स पर क्या देश चल जाएगा? सवाल है कि पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव में बहुत कुछ कहती हैं, चुनाव में दावे भी करती हैं और बहुत कुछ कहती हैं। सवाल अशोक है कि इस 8 महीने में आपने दरअसल आरटीआई का इस्तेमाल करके, अगर आपको दिल्ली चुनाव लड़ना, क्या आपने भी इस तरह का कुछ किया है? क्या आपके पास भी कुछ इस तरह के डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ आपने दस्तावेज जुटाए आरटीआई से, जिससे आप दावा कर सके कि बीजेपी जो कह रही है उनकी बातों में दम नहीं है? बिल्कुल, हमारे पास भी बीजेपी के भी और केंद्र सरकार के भी पिछले 8 महीने का जो शासनकाल रहा है, और खासतौर पे जो 8 साल से इनकी कॉरपोरेशन है, हमारे पास भी तमाम चीजें हैं। और सही वक्त आने पर आरटीआई से जो हमें सूचनाएं मिली हैं उनका हम इस्तेमाल करेंगे। इन्हीं का आरटीआई के तमाम चैनलों के माध्यम से, और आरटीआई से ही हमें पता चला था कि पिछली बार एक विधायक का 102% 2 साल के अंदर कैसे इनकम बढ़ी थी, बीजेपी के सत्यप्रकाश राणा जी जो बिजवासन से थे। तो आरटीआई का उपयोग कांग्रेस भी करती रही है, और ये कांग्रेस नहीं, देश की जनता को एक हथियार दिया है। लेकिन इसमें यहां पर एक बहुत बड़ा अहम पहलू भी है अशोक जी, में जो दर्शकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, वो ये है कि बीजेपी भी और पार्टी केजरीवाल भी झूठे वायदे तो करते ही रहे, उसके साथ साथ जो सूचना के अधिकार से और तमाम मीडिया चैनल्स के माध्यम से जो रिपोर्ट्स आती हैं उनका भी झूठे तरीके से उपयोग भी करते रहे हैं। तो सूचना के अधिकार से दोनों पार्टियों को मैं कहना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि जो भी सूचना के अधिकार से आपके पास जानकारी आती है उसका तथ्यात्मक रूप में सही उपयोग कीजिएगा, तोड़फोड़ करके नहीं। आज पार्टी केजरीवाल का एक आपने देखा होगा बहुत बड़ा बैनर चल रहा है, टोटल टीवी का सर्वे 8% कांग्रेस, जबकि वो सर्वे झूठ है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और इस पर बात आगे बढ़ाएंगे कि आरटीआई से जो चीजें सामने आ रही हैं, क्या उनको भी तोड़ मरोड़ कर सामने दिखाया जा रहा है, जनता को आधा सच दिखाया जा रहा है? इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। जानने का हक में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम दिल्ली चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं। दिल्ली में चुनाव का ऐलान हो इससे पहले ही तमाम राजनीतिक जो जवानी जंग है वो तेज हो चुकी है, और एक दूसरे के खिलाफ पॉलिटिकल जो राजनीतिक हमले हैं वो भी बढ़ चुके हैं। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, और इस बार क्योंकि ये आरोप जो हैं जो लग रहे हैं उनमें बहुत कुछ एक जो तथ्य हैं जुटाए जा रहे हैं वो आरटीआई की मदद से जुटाए जा रहे हैं। तो हम इसी संदर्भ में बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस बीच नीरज कुमार जी भी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं। नीरज जी, मैं अभी तक इन दो नेताओं से बात कर रहा था, बीजेपी कांग्रेस से। सबसे पहले आपसे सीधा सवाल, जो 49 दिन की लगातार बात आ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर, जो सबसे बड़ा हमला अब तक बीजेपी की तरफ से किया गया, वो ये कह रहे हैं कि भाई आप तमाम झूठ तथ्यों का सहारा ले रहे हैं, और आरटीआई से ये कह रहे हैं कि आपके खिलाफ जानकारी जुटाई है। जो 49 दिन में दिल्ली में जगह जगह बोर्ड लगाए गए कि 49 दिनों में एक भी छापेमारी नहीं हुई है दिल्ली में, जबकि आरटीआई ये कहता है कि 151 छापेमारी उस 49 दिनों में हुई है। देखिए, एक बात समझने की है कि जिस आरटीआई की बात की जा रही है और बार बार जिस आरटीआई का हवाला दिया जा रहा है, उसमें जो तथ्य हैं उस तथ्य को गलत तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है जनता को, और जनता के बीच में एक भ्रामक स्थिति पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पहली बात कि मैं बता दूं कि जिस आरटीआई का जिक्र किया जा रहा है, उस आरटीआई में जिसके सहारे ये कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के समय की बातें हैं वो जो गलत कही जा रही हैं, उसमें एक चीज़ बड़ा स्पष्ट है कि जैसे जब रेड डाली जाती है तो उस रेड का एक तरीका होता है। उस रेड में ये मान के रखा जाता है कि जब कोई बंदा 1 साल की अवधि से ज़्यादा समय का डिफॉल्टर घोषित हो गया हो, उस बंदे के ऊपर, उस व्यापारी के ऊपर या उस भी इस तरीके के उसके ऊपर रेड डाली जाती है। लेकिन नॉर्मली जिस ये इन्फॉर्मेशन का हवाला दिया जा रहा है, उसमें जो नॉर्मल प्रोसीजर है कि जिसमें कई लोगों का बकाया है, जो डिफॉल्टर नहीं है, बकाया है कुछ पीरियड का, जैसे पेट्रोल पंप है, लिकर शॉप है, इस तरीके की जगहों पर जो एक उसको टर्म लिया जाता है जहां पर उनकी इंक्वायरी के लिए वहां पर जो ट्रेड डिपार्टमेंट है
वहां से बंदे जाते हैं तो उसको रेड नहीं कहा जाता, उसको बेसिकली इंस्पेक्शन कहा जाता है कि आपके खातों का, आपके डिटेल्स का डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड टैक्स जिसने जवाब दिया, उससे जब पूछा गया, उससे साफ तौर पे सवाल पूछा गया था कि क्या ये सच है कि आपके शासनकाल के 49 दिनों में कोई भी रेड वैट की नहीं पड़ी, तो उसके बाद डिपार्टमेंट खुद कहता है कि ये सच नहीं है। उसका जवाब की जो ये बिल्कुल वो देखा मैंने, वो फोर्थ पॉइंट है जिसे फॉरवर्ड किया गया दूसरे डिपार्टमेंट के पास में, और इन्फोर्समेंट ब्रांच ने इसका जवाब दिया, वो मैंने आरटीआई देखा हुआ है। उस आरटीआई में भी यही भ्रामक स्थिति है जिस तरीके की इन्फॉर्मेशन पूछी जा रही है। मैंने जो बताया रेड का जो डेफिनेशन है जो डिपार्टमेंट में, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। वहां पर जिस 151 रेड की बात की जा रही है, ये बेसिकली उस डिपार्टमेंट के डेफिनेशन के हिसाब से इंस्पेक्शन है। अश्विनी जी आप कह रहे हैं क्योंकि ये जो आलोक जी ने बात उठाई थी उसके हिसाब से लग रहा है कि आप यहां पर तथ्यों के साथ तोड़ मरोड़ करके पेश कर रहे हैं, ऐसा नीरज जी का दावा। सिंपल सी ये बात थी कि आम आदमी पार्टी ने जो चारों तरफ बोर्ड लगाए थे उसमें लिखा था क्या कि हम इसके लिए दावा कर रहे हैं, इसके लिए दावा नहीं कर रहे हैं। जनता को कंफ्यूज करने के लिए मोटा मोटा लिख दिया, कोई रेड नहीं, कोई रेड नहीं, कोई रेड नहीं, और आगे लिखा आगे 5 साल तक भी कोई रेड नहीं, आगे 5 साल तक भी कोई रेड नहीं। तो ये एक तरीके से कंफ्यूज करने का काम तो असल में नहीं नीरज जी मैं अपनी बात पूरी कर लूं। देखिए जहां तक बात इन दावों की है, रेड नहीं डालना, जब रेड बनी है और रेड सरकार का एक अधिकार है, तो अगर कोई गलत काम करता है प्रशासन के अंदर, उसका प्रशासन का पूरा अधिकार है कि चाहे वो दुकानदार हो चाहे इंडस्ट्रियलिस्ट हो, रेड होनी चाहिए। अगर रेड नहीं होगी तो शासन कैसे चलेगा, रूल ऑफ लॉ का ही महत्व खत्म हो जाएगा। तो ये केवल लुभावने वादे हैं, हम पानी फ्री दे देंगे, हम बिजली फ्री दे देंगे, पानी कहाँ से लाएंगे ये नहीं बताएंगे, हम रेड नहीं डालेंगे, अरे भाई रेवेन्यू कहाँ से जनरेशन करेंगे ये नहीं बताएंगे, हम 500 स्कूल खोल देंगे, आप घोषणा पत्र में भी कह देंगे, लेकिन 49 दिन में एक भी स्कूल नहीं खोलेंगे, उसका कोई जवाब नहीं है। बीजेपी भी कहती है बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार, फिर उसके बाद ट्विटर इनका खामोश हो जाता है। महंगाई के लिए 4 दिन बाद ही मंत्री कहने लग जाते हैं हमारे पास जादू की छड़ी नहीं है। तो देश को, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए आप लोग। नीरज जी इससे पहले आलोक जी ने एक और सवाल उठाया था, उन्होंने कहा था आप भी तथ्यों को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। टोटल टीवी की एक टेलीविजन चैनल का हवाला दिया कि ये कहा कि आप गलत आंकड़े पेश कर रहे हैं, जबकि वो टेलीविजन चैनल खुद कह रहे हैं। तो क्या वास्तव में ये चुनाव में जनता को भ्रमित करा जा रहा है, अलग अलग तरह की बात की जा रही है? जैसे आलोक जी कह रहे हैं कि भाई जो वादे आपने पहले किए थे, आज आपका एक भी होर्डिंग जन लोकपाल का नहीं दिखता। यहाँ पर बड़ा स्पष्ट है कि हमने जिन जिन वादों को हमने पहले रखा था चुनाव के पहले, उन वादों को हमने पूरी तरह से पूरा किया, चाहे वो पानी का मुद्दा हो, चाहे बिजली का मुद्दा हो। जैसा कि आप बता रहे हैं कांग्रेस के प्रवक्ता कि मतलब कि रेड क्यों न डाली जाए, रेड डालना चाहिए, रेड डालने वाली चीज है, उसको समझने की बात है। मैं कह रहा हूं कि गुमराह करने, जैसे आलोक जी बार बार, मैं आपसे एक ही बात कर रहा हूं कि वो जो आप बार बार ये दावा कर रहे हैं कि एक टेलीविजन चैनल ने कहा कि भाई इतने प्रतिशत हमें वोट, आपको वोट मिल रहे हैं, कांग्रेस को इतने मिल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो टेलीविजन चैनल खुद इस बात का खंडन कर चुका है, फिर भी तो बात ये हो रही है कि आम आदमी पार्टी क्या झूठ का प्रचार कर रही है। खंडन की कोई बात नहीं है, पूरा टेलीविजन चैनल पे जो दिखाया गया है, जनता ने देखा है, जनता ने देखा है, हमने कोई तोड़ मरोड़ कहना चाहता हूं। बाबरपुर विधानसभा में टोटल टीवी का सर्वे बता बाबरपुर छोड़ दीजिए, मिल रहा है पूरे दिल्ली में, दिल्ली की बात, वो पोस्टर पूरे दिल्ली में घूम रहे हैं, अलग अलग भी किया है, दिल्ली का भी किया है। दिल्ली की वो चीजें बता रहे हैं कि ये जगह, ये यहाँ पर जो वोट शेयर उन्होंने दिया है उतना दिया है हमें, हम उसको बस पब्लिक के बीच लेके मैं वही कहना चाहता हूँ, मैं वही कहना चाह रहा हूँ। ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल कैसे आते हैं, क्या होता है, हम उस पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए इस तरह की इंफॉर्मेशंस का यूज होता है। लाखों पोस्टर पूरी दिल्ली में एक ही प्रिंटर का छपा हुआ लगा हुआ है, कोई विधानसभा वाइज नहीं लगा हुआ है। इन्होंने कहा 49 दिन में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। मैं आपके चैनल पर ऑन रिकॉर्ड कहना चाहता हूं, क्या दिल्ली जल बोर्ड का एक स्टिंग ऑपरेशन उसी समय पर नहीं हुआ था? क्या उसी समय पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा स्टिंग ऑपरेशन नहीं हुआ था? तमाम चीजें सामने आई थी, कोई भ्रष्टाचार कम नहीं हुआ था, कोई बंद नहीं हुआ था। केवल उन शब्दों का इस्तेमाल करो, देश की जनता को गुमराह करो, आंकड़ों को तोड़ो मरोड़ो। पहले काम बीजेपी करती थी, बीजेपी से पार्टी केजरीवाल सीख गए। कहेंगे कि पानी भी फ्री नहीं हुआ सर, आप कहेंगे कि बिल्कुल नहीं हुआ, लोगों को नहीं मिला। आपने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था कि 701 लीटर होते ही हम पूरा पैसा वसूल कर लेंगे। कुछ कहा है, आपने नहीं कहा, किया है, सब कुछ कहा है, सब कुछ किया है, ऑन पेपर दिल्ली ने देखा है और इसका फैसला फिर कह रहा हूं नहीं है, फिर कह रहा हूं नहीं है। मेरे पास ये 18 वादों की चिट्ठी है, जिस चिट्ठी के आधार पर सरकार बनी थी। बहुत सारी चिट्ठियां हैं। नहीं, ये 18 लोगों की जो चिट्ठी जो सोनिया जी को आपने लिखा था और बाद में कांग्रेस ने आपको सहयोग दिया था, 18 में से एक भी
ऑन रिकॉर्ड में कह रहा हूं, इन 18 में से एक भी काम नहीं हुआ, एक भी पूरा नहीं हुआ। मैं पर अश्विनी जी, हम कार्यक्रम के अंत में मैं एक बात जरूर फिर से उठाना चाहता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी दावा कर रही है और बीजेपी के आपके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनका दावा है कि आपके पास 300 से ज्यादा ऐसी दस्तावेज, ऐसी सूचनाएं हैं जो आम आदमी पार्टी के जो ये दावा कर रहे हैं उन दावों से विपरीत है, और उनका दावा है कि आम आदमी पार्टी के झूठ इससे उजागर होते हैं। सवाल ये कि ये अगर 300 चीजें हैं तो जनता के बीच आप लाइए, वो कहते हैं कि मौके पे लाएंगे, आप क्यों नहीं अभी लाए? सर, एक सतीश उपाध्याय जी ने एक स्लाइड शो तैयार किया है, मैं कहूंगा कि वो भी जरा दिखाएंगे कि उसमें भी कितने झूठ उन्होंने बोले हैं, उसका भी पर्दाफाश कर दिया। नीरज, एक मिनट मेरी पूरी बात करने दो। निश्चित रूप से झूठ का पुलिंदा बहुत बड़ा है, एक एक करके सामने आ रहा है, लेकिन ये जब चाहे टोटल टीवी का सर्वे हो, चाहे पानी का मुद्दा हो, चाहे महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे आपका जन लोकपाल का हो, चाहे स्वराज को, किसी के मुद्दे के मैं कर रहा हूं, मैं आपके चैनल पे आप पब्लिकली एक एक मुद्दे पे किसी दिन लंबी चर्चा कर लीजिए, आज समय कम है, और मैं आपको बड़े विनम्रता के साथ आप इनको, मैं कहता हूं ये भी आए सर, और ये बताएं क्या किया, कुछ नहीं किया। तो आप ये 300 लाएंगे, ये आपका दावा है? बिल्कुल, हम उन पे बहस करेंगे। आलोक जी, अभी एक आरटीआई के तहत एक हमारा यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन आई थी कि एक एम्पावर्ड फाइनेंशियल कमेटी होती है दिल्ली गवर्नमेंट की, जो पैसा अलॉट करती है। उस आरटीआई में ये आया कि एक भी मीटिंग ही नहीं हुई 49 दिन में, कोई एक पैसा ही अलॉट नहीं हुआ। और एक आरटीआई का जवाब अभी 3 दिन पहले हमारे पास आया, जब बीजेपी ने कहा कि अनऑथराइज कॉलोनीज को हमने पास कर दिया है कि अनऑथराइज कॉलोनीज में डीएसआईडीसी को जो 475 करोड़ रुपया 2013 में कांग्रेस की सरकार ने दिया था, उसका 1 रुपया भी अनऑथराइज कॉलोनीज में खर्च नहीं हुआ। नीरज जी, आखिरी बात, क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता के सामने सच जो है वो आरटीआई से सामने आएगा? आप भी खुद आरटीआई एक्टिविस्ट रहे हैं, और आपको लगता है कि सच जो है सामने आना ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल? देखिए, इस एक बहुत पॉजिटिव नोट के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूँगा कि एक अच्छी बात है कि हमारे देश में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को लेके कई सारे मुहिम छिड़े, और आज उसका हम एक अच्छा रिजल्ट हम देख पा रहे हैं कि हमारे देश में जनता सवाल पूछ रही है। मामला सिर्फ ये नहीं कि पॉलिटिकल पार्टीज के झूठ का पर्दाफाश हो रहा है, सरकार की गलत नीतियों का पर्दाफाश हो रहा है, या फिर जनता के फायदे के लिए जो काम हो पा रहे हैं वो भी कितना फायदेमंद है देश के लिए, जनता के लिए, ये भी बड़ी अच्छी बात है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिकल पार्टीज को थोड़ा प्रो आरटीआई होने की जरूरत है। मुझे लगता है कि लोग, उन्होंने कहा पॉजिटिव नोट पर, तो हम भी यही उम्मीद करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल सरकार के काम दुबई में, पार्टियों के काम में दुबई जो गए थे और दुबई से केजरीवाल जी जो पैसा लेके आए हैं उसका बताएं ना, क्या लेके आए हैं? मोदी जी ने बोला ऑनलाइन, अब तो मोदी जी ने बोला है कि अब तो मोदी जी तो ऑनलाइन हो गए, केंद्र सरकार तो इस फ्रंट पर पूरी तरह से फ्लॉप हो गई है। पीआईयू का ही हम अभी तक चयन नहीं कर पाए हैं। जरूरी है, इस पॉजिटिव नोट के साथ पारदर्शिता जरूरी है, लेकिन यहां पर यह है कि तमाम पार्टियों को सावधान भी रहना चाहिए। और हम एक बार फिर, जैसा कि आप सबने कहा, इस बात पर रजामंदी जताई, और हम आपसे वादा करते हैं कि दिल्ली में जब चुनाव जैसे गरमाएंगे, हम एक एक मुद्दा जो आरटीआई से सामने आया उस पर हम जरूर बहस करेंगे, ताकि देश की जनता को पता चले सच क्या है, और सच जनता तक पहुंचाना ये हमारी जिम्मेदारी। जो आरटीआई से सच आप सामने आए हैं, हम उनको जरूर लाएंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का इस चर्चा में शिरकत करने के लिए, शुक्रिया आपका। और ये हमने कुल मिलाकर इस मुद्दे पर बात की, आरटीआई से जो दिल्ली के कुछ बातें सामने आई हैं, दिल्ली चुनाव के संदर्भ में उनकी बात की। इस बीच देश भर में आरटीआई को लेकर जो कुछ होता रहा वो सभी समेट के लाए हमारे संवाददाता आरटीआई इस हफ्ते में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संगीत विभाग में पिछले दिनों छात्रों ने एक आरटीआई लेकर करके हंगामा शुरू कर दिया। दरअसल संगीत परिषद के नाम पर जो उनसे फीस वसूली जाती थी, उस फीस के बारे में एक आरटीआई पड़ी कि आखिर इस पैसे का जो उपयोग कैसे हो रहा है। तो जो विभाग ने सूचना दिया उससे हंगामा शुरू हो गया। दरअसल विभिन्न आयोजनों में उस खर्च को बताया गया कि इस आयोजन पर खर्च हुए, जबकि उस तरह के आयोजन वहां पर हुए ही नहीं थे। साथ ही नए वाद्य यंत्र के बारे में बात की गई कि नए वाद्य यंत्र खरीदारी हुई है इस पैसे से, लेकिन छात्रों का कहना है कि इस तरीके के नए वाद्य यंत्र यहाँ विभाग में आए ही नहीं। अफगानिस्तान लोकतंत्र की मजबूती में भारत का सहयोग ले रहा है। अफगानिस्तान से आए एक प्रतिनिधिमंडल पिछले दिनों भारत के दौरे पर रहा और यहाँ के जो सरकारी कामकाज है उसकी बारीकियों को देखा और उसे समझा। ये प्रतिनिधिमंडल जब राजस्थान में पहुंचा तो वहाँ सूचना के अधिकार कानून किस तरीके से काम कर रहा है और वहाँ के जो आम लोग हैं योजनाओं, सरकारी योजनाओं को या रोजमर्रा के काम को किस तरीके से आरटीआई लगा करके अपना हक ले रहे हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत प्रभावित की और वो चाहते हैं कि इसी तरीके के कानून अफगानिस्तान में भी बने।
तो ये था आरटीआई इस हफ्ते और इसी के साथ आज कार्यक्रम में बस इतना ही। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा, कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टावर बी, मंडी हाउस, कॉपर मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहें तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी और हमारा ट्विटर हैंडल जो है वो आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। फिलहाल इस हफ्ते जानने का में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।